बच्चों नमस्कार। देखो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में समझा रहा था आपको। और पिछली क्लास में जो असर्टिव सेंटेंस है, मैंने कहा था सेंटेंस जो है एक असर्टिव सेंटेंस होते हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक, एक इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं आदेश सलाह और प्रार्थना वाले वाक्य, एक लेट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिनको आप हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, और एक होते हैं बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, दुआ या बद्दुआ वाले वाक्य। आप उनको मनोकामना सूचक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला मामला था बच्चों वो था असर्टिव सेंटेंसेस का। और पिछली क्लास में असर्टिव सेंटेंस से संबंधित सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी, सब कुछ समाप्त हो गया था। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कैसे बनाते हैं। एक बार देखना, INTE लिखना बच्चों लिखने लायक है ना। जहाँ नहीं लिखने लायक बात होगी, सुनने लायक होगी तो मैं कह दूंगा आपको। देखेंगे आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो तीन प्रकार के हो सकते हैं, खास तौर पे दो प्रकार के होते हैं, परंतु मैं तीन प्रकार का जो है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक थोड़ी विशेषता है उसमें। देखना आप, नंबर एक तो यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि डू यू लाइक प्लेइंग, डू यू लाइक प्लेइंग, और आगे दे दिया बच्चों चेस, CHESS। डू यू लाइक प्लेइंग चेस, सेंटेंस लिखा, छोटा सा सेंटेंस है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। डू यू लाइक प्लेइंग चेस का मतलब होता है क्या तुम चेस खेलना पसंद करते हो। चेस को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं आप, शतरंज। तो अंत में लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखना, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट इज योर नेम। ये दो बात हो गई। तीसरा सेंटेंस है बच्चों, जैसे मैंने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। देखो बच्चों, तीनों सेंटेंसेस में आपने तीन बातें देखी। पहली बात, पहले वाक्य के अंत में आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। दिस इज नॉन एज द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, दिस इज नॉन एज आइदर द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन और क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है। ये जो चिन्ह है इसको आप कहते हैं क्वेश्चन मार्क, सबके अंत में आ रहा है। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है बच्चों जिसके अंत में फुल स्टॉप नहीं आता, बल्कि जिसके अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह माने क्वेश्चन मार्क माने मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग होता है। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, पहला सेंटेंस जो बच्चों आपने देखा, डू यू लाइक प्लेइंग चेस, इसमें आपने देखा कि सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के पहले हुआ है। ध्यान से सुनो, इसमें आपने ये देखा कि सहायक क्रिया HV हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है। और जो दूसरा वाला सेंटेंस है बच्चों, व्हाट इज योर नेम, इसमें सब्जेक्ट कौन है, योर नेम, और योर नेम के ठीक पहले आपने इज का यानी HV का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया है। ओके, तीसरा सेंटेंस है मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इसमें बच्चों आपने देखा कि आई तो सब्जेक्ट है और मे मॉडल है, और मॉडल एक प्रकार की सहायक क्रिया ही होता है। मॉडल एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो आपने क्या देखा कि जो सहायक क्रिया उसका प्रयोग हुआ है कर्ता से पहले। इसका मतलब बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जिसमें सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा कर्ता के पहले होता है। दो बातें समझ लेना। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों वह होता है जिसके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, फुल स्टॉप का नहीं होता, इंटरजेक्शन का नहीं होता। जानते हो इंटरजेक्शन, वो चिन्ह आता है जिसको आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। ठीक है, पूर्ण विराम के जैसा, और नीचे उसके नीचे क्या एक डॉट होता है। ठीक है, एनीहाउ, तो प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक तो वह होता है जिसके अंत में आता है क्वेश्चन मार्क, और दूसरी इसकी पहचान यह है बच्चों कि प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया माने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है, माने हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन होता है। अगर आपने किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं किया तो वह सेंटेंस कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, वह तो असर्टिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा, वह तो असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके बच्चों, दो बातें समझ में आ गई है। तीसरी बात बच्चों इसमें यह है कि
प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, इधर देखना। एक तो वह होता है बच्चों जो HV से शुरू होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो HV माने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे डू है। ठीक है, आप जानते हैं कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती है? हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर? कितनी सहायक क्रियाएं हो सकती है? आप जानते हैं बच्चों, देयर आर 24 एनोमेलस फाइनाइट्स। एनोमेलस फाइनाइट्स का मतलब सहायक क्रियाओं से ही हैं। तो आप जानते हैं बच्चों 13 तो मॉडल होते हैं और 11 क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलियरी होती है, जैसे बी वर्ब है तो आप कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, 5 हो गए। फिर बच्चों डू वर्ब है तो डू, डज और डिड, 3 ये हो गए। फिर हैव वर्ब है, हैज, हैव, हैड, ठीक है, 3 ये हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपने ये जाना कि देयर आर 11 प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, कि 11 तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी होती है एंड देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलियरीज, और 13 मॉडल ऑक्सिलियरी होती है। कुल मिलाकर के 24 सहायक क्रियाएं होती है। 24 सहायक क्रियाएं होती है। ओके, तो मैंने कहा कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो HV से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होते हैं। बात एक ही, सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है बच्चों, और ये जो सेंटेंस होते हैं ये दरअसल ऐसे सेंटेंस होते हैं कि इनका जवाब आपको यस या नो में देना पड़ता है। दैट्स वाई, यही कारण है कि दीज सेंटेंसेज आर आल्सो नोन एज यस नो क्वेश्चंस। यही कारण है कि ऐसे वाक्यों को आप यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। सच क्वेश्चंस आर नॉन एज यस नो क्वेश्चंस। ऐसे सवालों को आप यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। ओके, और दूसरा बच्चों आपने देखा व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है? व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो HV से शुरू होते हैं और दूसरे वो जो किसी WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, और जो WH वर्ड से शुरू होते हैं बच्चों, उनका जवाब आपको यस नो में नहीं देना पड़ता, बल्कि आपको जो प्रश्न है उसके अनुसार उसका जवाब देना पड़ता है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप WH क्वेश्चंस कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप WH क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, तीसरा बच्चों जो मैं आपको बता रहा था वो दरअसल पहले वाले का ही प्रकार है, परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मे आई कम इन सर, इसमें बच्चों सर शब्द का प्रयोग हो गया है। अगर कोई भी सेंटेंस मतलब कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच में हुआ है और बच्चों अगर वहां पर सर या मैडम, क्या कहा मैंने? सर या मैडम शब्द का प्रयोग अगर साथ में हुआ है तो ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इधर देखना, तो ऐसे वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कहा मैंने? इधर बोर्ड की तरफ देखो, मैं समझाना चाह रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में अगर सर या मैडम शब्द का प्रयोग हुआ है, जानते हो रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है। तो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाले पार्ट में सर या मैडम का प्रयोग हुआ है बच्चों, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको रेस्पेक्टफुली शब्द भी जोड़ देना चाहिए। और जब आप इधर रेस्पेक्टफुली शब्द जोड़ते हैं बच्चों, तो RS में जो सर या मैडम शब्द आया था उस सर या मैडम शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके बदले रिस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग आपने यहां कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। पहला सेंटेंस देखना आप, ही सेड टू मी, देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू यू लाइक प्लेइंग, ही सेड टू मी डू यू लाइक प्लेइंग चेस, ही सेड टू मी डू यू लाइक प्लेइंग चेस, उसने मुझसे कहा क्या तुम चेस खेलना पसंद करते हो। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू लाइक प्लेइंग चेस, उसने मुझसे कहा, देखो, ही सेड टू मी डू यू लाइक प्लेइंग चेस, उसने मुझसे कहा क्या तुम शतरंज खेलना पसंद करते हो। और आपने मुझसे पूछा कि उसने आपको क्या कहा, तब मैं आपको पता क्या कहूंगा?
तब बच्चों मैं आपको कहूंगा उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं चेस खेलना पसंद करता था, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं शतरंज खेलना पसंद करता था। तो बच्चों पहला परिवर्तन तो ये जो शेड टू है, इस शेड टू को आस्क्ड में बदल देना चाहिए। किस में बदलो? ये आस्क्ड में। तो ही के स्थान पे आ गया ही आस्क्ड मी। एक बात अच्छे समझ लो बच्चों, आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग करना गलत माना जाता है। ही आस्क्ड मी, ओके, ही आस्क्ड मी, ये बच्चों किससे स्टार्ट हो रहा है? एचवी से। मैंने आपको कहा कि दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, एक वो जो एचवी से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। अगर एचवी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर सेंटेंस एचवी से शुरू हो रहा है, तो बच्चों आपको कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए। यानी या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, दोनों में से एक लगा दो, कोई सा भी, ठीक है? दोनों सही होते हैं, दोनों में से केवल दोनों में से कोई सा भी एक आप लगा सकते हैं। ओके, तो ही आस्क्ड मी इफ या ही आस्क्ड मी वेदर, इसे छोड़ दो और इस पे आ जाओ। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है बच्चों। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, वर्ब के पहले आ रहा तो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? वेदर आई। ओके, और बच्चों ये इधर चला जाएगा, और जब इधर जाएगा तो डू डिड में बदल जाएगा। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डिड का प्रयोग साधारण वाक्यों में नहीं होता, केवल प्रश्नवाचक वाक्यों तथा नकारात्मक वाक्यों में ही होता है। अगर वाक्य साधारण है तो डिड कहां चला जाएगा? डिड बच्चों जो मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसमें मर्ज हो जाता है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है। जैसे सुनो, डिड गो, ऐसे नहीं होगा, डिड गो की जगह वेंट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, इधर क्लियर कर दो ये बात। अगर आ जाए बच्चों डिड गो, तो इसका मतलब होता है वेंट। ओके, उसी तरीके से डिड लाइक, तो क्या जाएगा? लाइक्ड। अब देखो बच्चों, ये डिड इधर जाएगा, डिड लाइक, तो डिड लाइक तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो साधारण वाक्य है उसमें डिड का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफ आई लाइक्ड प्लेइंग, प्लेइंग, और ये आ गया चेस, और आपका सेंटेंस बनके तैयार है। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड प्लेइंग चेस, या बन जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड प्लेइंग चेस, वेदर आई लाइक्ड प्लेइंग चेस। ओके बच्चों, तो इस सेंटेंस को जब आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला बच्चों, तो आपने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? देखो, पहला निष्कर्ष तो ये निकाला कि जो आपकी आरवी माने जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको बच्चों आपको बदलना चाहिए आस्क्ड में, और कभी कभी इंक्वायर्ड में। देखो, बोथ आर राइट, इसका मीनिंग भी पूछना होता है, इसका मीनिंग भी पूछना होता है, ठीक है? वैसे ज्यादातर आपको आरवी आस्क्ड में बदलते हुए ही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर कोई भी सेंटेंस प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का तरीका क्या है? या तो उसके अंत में फुल स्टॉप आएगा पक्का, और उसके अंदर जो एचवी होगी बच्चों, उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होगा। ये दो पहचाने हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज एन इंटेरोगेटिव वन, कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो आरवी को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दो। नंबर दूसरी बात बच्चों, आपको दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्यों में कंजंक्शन के रूप में दैट या की का प्रयोग नहीं होता, बल्कि या तो इफ का प्रयोग होता है या वेदर का प्रयोग होता है, और बच्चों दोनों ही सही है। हर परिस्थिति में दोनों सही है, कि और एक परिस्थिति ऐसी है जहां पर इफ गलत और वेदर सही होता है, वो परिस्थिति मैं आपको भी बताऊंगा। और तीसरी बात बच्चों क्या है, आपने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। इसका मतलब ये बाकी जो नियम है वो तो यथावत रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। आपने देखा डू यू लाइक प्लेइंग चेस, तो सेकंड पर्सन को आपने किसके अनुसार बदला? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। और बच्चों आपने क्या किया? ये डू इधर आया और डिड। लेकिन समस्या ये हो गई कि यहां तो बच्चों ये डू इसलिए दिख रहा था आपको क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक था,
लेकिन तीसरी और सबसे अहम बात है बच्चों वो ये है कि सभी प्रकार के वाक्यों को, ध्यान से सुनना, अब सबसे काम की बात बता रहा हूं, सभी प्रकार के वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल दिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बच्चों, उसको साधारण वाक्य में बदल दिया जाता है। अर्थात HV, अर्थात इधर देखो, HV जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा था, उसको उठा के क्या करना चाहिए, उसे सब्जेक्ट के बाद रख देना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस HV। सभी वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि HV जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा था, उसे ले जाकर के सब्जेक्ट के बाद रख देना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों? लेकिन डू, डज और डिड के बारे में, डू, डज और डिड के बारे में बच्चों विशेष बातें यह है, अगर मान लो यहां डज आ रहा है, ठीक है, तो डज का, जैसे डज का प्रयोग आप करते हो, तो बच्चों आप जानते हो कि साधारण वाक्यों में डज का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब के अंत में ऐसे यस जुड़ जाता है। आप ये भी जानते हैं, अगर मान लो साधारण, या मान लो प्रश्नवाचक वाक्य में डू या डज आ रहा है, डू या डज, तो आप उसको डिड में बदलोगे, और जब आप बच्चों उसको डिड में बदलोगे तो वो डिड दिखाई नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें मर्ज हो जाएगा, और वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देगा, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में बदल देगा। ये तो साधारण बात हुई है बच्चों। एक विशेष बात मैंने ये बताई कि जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो, जब आप किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो, तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, और किसका प्रयोग नहीं होता, कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, और किसका प्रयोग नहीं होता, दैट का प्रयोग नहीं होता। और तीसरी बात मैंने बताई कि इफ या वेदर दोनों का प्रयोग सही है, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जहां इफ का प्रयोग करना गलत माना जाता है और केवल वेदर का प्रयोग करना सही माना जाता है। वो परिस्थिति कौन सी है, उसके ऊपर हम बच्चों 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद विचार करेंगे। ओके।
देखो बच्चों, यहां तक की बात तो हमारे बीच में हुई थी। अब देखना, एक बात सुनो आप, सेंटेंस है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू कम और नॉट। देखो सेंटेंस क्या है, शी सेड टू मी विल यू कम और नॉट। शी सेड टू मी, वह मुझसे बोली या उसने मुझसे कहा विल यू कम और नॉट, तुम आओगे या नहीं, तुम आओगे या नहीं। यहां बच्चों एक चीज आपको देखनी चाहिए कि इसमें और का प्रयोग हुआ है। क्या कहा मैंने, यहां आपको एक चीज देखनी चाहिए कि इसमें और का प्रयोग हुआ है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं बच्चों, अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे कंजंक्शन होते हैं जिनका प्रयोग आपको पेयर के रूप में करना पड़ता है। जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, स्केर्सली या हार्डली के साथ में वैन आता है, टू के साथ में टू आता है, सो के साथ में दैट आता है। जैसे दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, दिस बॉक्स इज सो हैवी, तो सो आ गया, आगे आएगा दैट। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये बॉक्स इतनी भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता हूं। तो बात को समझे बच्चों, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये आरवी है और ये आरएस, ठीक है। अगर आरएस में बच्चों पहले से ही और शब्द आ रहा है तो आरवी के आगे जो कंजंक्शन आप जोड़ोगे उस कंजंक्शन के रूप में आपको केवल वेदर का प्रयोग करना चाहिए, इफ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदर और को रिलेटिव्स हैं, क्योंकि वेदर और को रिलेटिव्स हैं। को रिलेटिव्स का मतलब होता है पेयर, ठीक है। को रिलेटिव्स यानी होता है इनके बीच में बच्चों सह संबंध है और इन दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। अगर और आ रहा तो इसको वेदर में ही बदलना चाहिए, और अगर और नहीं आ रहा तो वेदर में भी बदला जा सकता है और इफ में भी बदला जा सकता है। ऊपर वाले सेंटेंस को गौर से देखना, शी सेड टू मी, तो सबसे पहले बच्चों इसको किसी में बदलोगे, आस्क्ड में। देखो शी आस्क्ड मी, इसको छोड़ दो क्योंकि इसको तो उधर जाना है, इसको छोड़ दो क्योंकि इसको तो उधर जाना है। मेरा मतलब ये हुआ कि जो एचवी है जिसका प्रयोग आपने सब्जेक्ट के पहले किया है, जब आप सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो एचवी कहां चली जाती है, सब्जेक्ट के बाद चली जाती है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य को आप बदल देते हैं साधारण वाक्य में, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य को इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इसलिए सहायक क्रिया जिसका इन्वर्जन हो रहा है, अर्थात जो सब्जेक्ट के पहले आ रही है, ये बच्चों रिवर्स हो जाएगी, अर्थात ये जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। मेरा मतलब सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, और सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी तो सब्जेक्ट के बाद दिखेगी, लेकिन डू या डज है तो बच्चों वो डिड में बदल जाएगी, और डिड दिखता नहीं है। डिड दिखता जरूर है पर वो नेगेटिव सेंटेंस में दिखता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दिखता है। लेकिन जब आप सेंटेंस को असर्टिव में बदल रहे हैं, असर्टिव का मतलब होता है नेगेटिव हो सकता है लेकिन इंटेरोगेटिव तो नहीं हो सकता। अगर नोट आ रहा है तो डिड दिखेगा, जैसे डू यू नॉट आ रहा है, डू यू, जैसे ये सेंटेंस था कि डू यू लाइक प्लेइंग चेस, और अगर यहां होता डू यू नॉट लाइक प्लेइंग चेस, तब तो बच्चों इसमें डू नॉट को आपको डिड नॉट में बदलना पड़ता। लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव नहीं है तो डू क्या हो जाएगा, डू जो है उस लाइक क्रिया में ही घुस जाएगा, और जो लाइक क्रिया है उसको बच्चों आपको लाइक्ड में बदल देना पड़ेगा। ओके, तो देखना, शी आस्क्ड मी इफ कंजंक्शन, ओके, इसको छोड़ दो, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। इफ आई, ये विल इधर आ जाएगा, इफ आई। और बच्चों आप जानते हैं कि यू के साथ में विल आ रहा है, तो आई के साथ में क्या, आई के साथ में बच्चों ये शेल में बदल जाएगा, और जब शेल में बदल जाएगा तो जैसे विल का वुड, आप देख रहे हैं ये इफ कंजंक्शन है, और इसके पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो शेल का शुड हो जाना चाहिए, विल का वुड हो जाना चाहिए, तो आई के साथ में बच्चों आपको इसको शुड में बदल देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आई और वी के साथ तो शेल आता है और बाकी सबके साथ में विल आता है। तो क्या बन गया, शी आस्क्ड मी इफ आई शुड कम
और नॉट। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब गलती बच्चों अपने से ये हो गई कि यहां और आ रहा है। अगर यहां और आ रहा है तो यहां पर इफ को काट के क्या करना पड़ेगा, वेदर करना पड़ेगा। अब जाके आपका वाक्य सही हुआ है। She asked me whether I should come or not. She asked me whether I should come or not. उसने मुझसे पूछा कि मैं आऊंगा या नहीं। उसने मुझसे पूछा कि मैं आऊंगा या नहीं। उसने मुझसे पूछा कि मैं आऊंगा या नहीं। समझ में आ गया? She asked me whether I should come or not. उसने मुझसे पूछा कि मैं आऊंगा या नहीं। ओके, अब बच्चों जो सबसे अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आप समझें। आप बच्चों जानते हैं की को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी की हिंदी में और अंग्रेजी में आप उसको दैट कहते हैं। हिंदी में की बोलते हैं, अंग्रेजी में आप उसको दैट कहते हैं। की कैसे? आप प्रार्थना पत्र में लिखते हैं नम्र निवेदन है कि, तब आप अंग्रेजी में पता क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। दैट माने की, दैट माने वह होता है। लेकिन दैट बच्चों जब कंजंक्शन का काम करता है तो दैट का हिंदी में अर्थ होता है की। दैट का अर्थ होता है की। ओके, समस्या यह है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में भी की का प्रयोग तो होता है और इसीलिए आप दैट का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? जैसे सुनना, सेंटेंस देखना, कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी। कैलाश मेरे बहुत करीब आया। एंड आस्क्ड दैट इफ आई कुड लैंड हिम सम मनी। कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी and asked, Kailash came very close to me and asked that if I could lend him some money. कैलाश मेरे बहुत नजदीक आया और आकर के उसने मुझसे कहा कि मैं उसे कुछ पैसे उधार दे सकता था क्या, कि मैं उसे कुछ पैसे उधार दे सकता था क्या। अब बच्चों यहां आपको देखो, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखो आप। कैलाश केम वेरी क्लोज टू मी, यहां तक कोई विचार करने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला यहां से पैदा होता है। एंड आस्क्ड दैट, और उसने पूछा कि इफ आई कुड लैंड हिम सम मनी, और उसने पूछा कि क्या मैं उसे कुछ पैसे उधार दे सकता था। होता क्या है बच्चों, ये जो इफ है ना, जब आप किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो बच्चों, तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग नहीं होता। और ये जो की है वो की का अर्थ बच्चों ये जो इफ या वेदर है यही देगा। अलग से दैट का प्रयोग करना सख्त मना है। नियम क्या है? नियम यह है बच्चों, डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। देखो, डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इफ या वेदर दिया गया है और इफ या वेदर के पहले अगर दैट भी दिया गया है तो उस दैट को काट देना चाहिए। डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस था शी आस्क्ड मी दैट, ध्यान सुनो, शी आस्क्ड मी दैट वेदर आई शुड कम और नॉट। अगर बच्चों यहां दैट दिया हुआ होता तो पक्का मान के चलिए कि दैट गलत होता। यह माना कि दैट का हिंदी में अर्थ की होता है, परंतु बच्चों ऐसे जो वाक्य होते हैं जिनमें इफ या वेदर कंजंक्शन का काम करता है, ऐसे वाक्यों में इफ या वेदर में ही की का जो की ध्वनि भी जो है इसी में छुपी हुई होती है। की का जो अर्थ है वो भी ये इफ या वेदर ही देते हैं। डबल कंजंक्शन का प्रयोग कभी नहीं होता, चाहे वो यस नो क्वेश्चन हो, चाहे वो WH क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से बच्चों जो HV से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। दोबारा एक बार मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना चाहिए कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो सेंटेंस कैसा है, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो HV है, सहायक क्रिया है, उसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। ओके बच्चों, जब आपने पहचान लिया, व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड वेरी वेल, जब आपने अच्छे से इस बात को पहचान लिया दैट द गिवन सेंटेंस इज एन इंटेरोगेटिव वन, कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, ये चीज आपके समझ में आ गई।
अब आप उसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलना चाहिए। दूसरी बात, अगर सेंटेंस किसी एचवी से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, दूसरे शब्दों में अगर वह सेंटेंस जो है यस नो क्वेश्चन है, तब आप क्या करोगे? तब आपको कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए और दैट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इफ या वेदर के साथ अगर दैट दिया हुआ है तो उस दैट को हटा देना चाहिए, क्योंकि डबल कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। तीसरी बात बच्चों आपको यह बताई गई कि जब आप किसी प्रश्नवाचक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलते हैं। और बच्चों प्रश्नवाचक ही क्यों, सभी प्रकार के वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल दिया जाता है। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी ये चीज आएगी आपके, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो आपको उसको बदलना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस में। अगर सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो भी आपको बदलना पड़ेगा असर्टिव सेंटेंस में। सभी प्रकार के वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदल दिया जाता है। माने एचवी जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा था, उस एचवी को उठा करके आपको सब्जेक्ट के बाद रख देना चाहिए। और एचवी के स्थान पर अगर डू या डज आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए? डू या डज के स्थान पर या तो डिड कर देना चाहिए अगर नोट आ रहा तो। और बच्चों अगर नोट नहीं आ रहा है तो डू या डज के स्थान पर डिड न करके उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देना चाहिए। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का के जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें बच्चों डिड दिखाई नहीं देता, बल्कि वो डिड क्या करता है? वो डिड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही मर्ज हो जाता है तथा उसको सेकंड फॉर्म में बदल देता है। ये बातें आपको क्लियर की गई है। और बच्चों आपको ये भी बताया गया कि यो तो इफ या वेदर दोनों का प्रयोग करना सही है, परंतु रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑलरेडी और शब्द का प्रयोग हुआ है तो कंजंक्शन के रूप में इफ का प्रयोग करना गलत और वेदर का प्रयोग करना सही माना जाता है। इतनी बात जो है, ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो गया आपका। अब मैं आगे वाले पॉइंट पे आता हूं, WH क्वेश्चन। क्या होता है WH क्वेश्चन? देखना, राधा said to मोहन। राधा said to मोहन, राधा ने मोहन से कहा What is your name? राधा said to मोहन What is your name? राधा ने मोहन से कहा तुम्हारा नाम क्या है? राधा said to मोहन, राधा ने मोहन से कहा What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले क्या करोगे बच्चों? आरवी को आस्क्ड में बदलोगे। बदलो, ये हो गया राधा आस्क्ड मोहन। राधा आस्क्ड मोहन। आरवी तथा आरएस को कंजंक्शन से जोड़ो। तो आरवी तथा आरएस को जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य साधारण है तो, और आरवी तथा आरएस को जोड़ने के लिए आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस किसी एचवी से स्टार्ट हो रहा है तो। लेकिन बच्चों अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ सेंटेंस किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको न तो दैट का प्रयोग करना चाहिए न इफ या वेदर का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि ऐसे वाक्यों में स्वयं WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। ऐसे वाक्यों में स्वयं WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। और जब WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है तो उसके पहले कोई दूसरा कंजंक्शन जैसे दैट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, वरना फिर डबल कंजंक्शन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ओके, तो देखना, राधा आस्क्ड मोहन, राधा आस्क्ड मोहन, आरवी तथा आरएस को वाट से जोड़ो। वाट, ये इज है ना बच्चों, इज कहां जाएगा? ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, योर नेम के बाद जाएगा ये तो वाट योर नेम, योर नेम को लाओ। योर क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये मोहन के अनुसार बदलेगा। तो मोहन का सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर इसका सब्जेक्ट ही मान लिया जाए तो इसका पॉजिटिव क्या बनेगा? हिज। तो आपको करना पड़ेगा वाट हिज नेम, साथ साथ है, और ये जाएगा इज, इधर आ जाएगा। और आप जानते हो बच्चों जब इज यहां जाएगा तो इज मार को वाज वर्ब में बदल दो। तो योर वाट हिज नेम सिंगुलर है ना, तो यहां पर आ जाएगा वाट हिज नेम वाज। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दो, प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दो, सारे को हटा दो, केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करो। सेंटेंस क्या बन गया? राधा आस्क्ड मोहन व्हाट इज नेम वाज। राधा ने मोहन से पूछा कि उसका नाम क्या था। राधा ने मोहन से पूछा कि, राधा ने मोहन से पूछा कि। देखो बच्चों ये खास बात है, इसको समझो आप। ऐसे वाक्यों में वाट न केवल क्या का अर्थ देता है बल्कि की का अर्थ भी वाट ही देता है।
ऐसे वाक्यों में वाट न केवल क्या का अर्थ देता है अपितु की का अर्थ भी वाट ही देता है। की क्या था? राधा ने उससे पूछा, राधा ने श्याम से पूछा कि उसका नाम क्या था। ये की और क्या दोनों का अर्थ इसी से आ रहा है, इसलिए बच्चों वाट के पहले आपको यो दिया जा सकता है राधा आस्क्ड मोहन दैट, राधा आस्क्ड मोहन दैट व्हाट हिज नेम वाज। ये दैट गलत है क्योंकि की का अर्थ कौन दे रहा? स्वयं वाट ही दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके। तो बच्चों आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर सेंटेंस WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दें। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दें। पहला परिवर्तन तो ये किया। आरवी तथा आरएस को, ये आरवी है और ये है बच्चों आरएस। आरवी तथा आरएस को किससे जोड़ें? WH वर्ड से जोड़ें। स्वयं WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है। और बच्चों क्या होता है? ये सहायक क्रिया HV जिसका प्रयोग आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलेंगे, और साधारण वाक्य में बदलने की ये जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा कि HV जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा है उसे उठा करके आपको सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ेगा। सारे कोमा हटा दिए जाएंगे, सारे चिन्ह हटा दिए जाएंगे और वाक्य के अंत में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल हैव टू पुट ए फुल स्टॉप। आपको केवल एक फुल स्टॉप का ही प्रयोग करना पड़ेगा। समझ में आ गया है? ओके। एक उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं बच्चों, आगे देखना आप। He asked me that what my total investment, he asked me that what my total investment was during the last 5 years. हाँ, प्लीज लुक एट द बोर्ड। बच्चों बोर्ड की तरफ देखना, सेंटेंस को जरा गौर से देखो। He asked me that what my total investment was during the last 5 years. He asked me that what my total investment was during the last 5 years का मतलब ये हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि विगत 5 सालों में मेरा कुल इन्वेस्टमेंट या कुल निवेश कितना था। उसने मुझसे पूछा कि विगत 5 वर्षों में मेरा कुल निवेश कितना था। बच्चों ध्यान से सेंटेंस को देखो और एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर दैट इज गिवन इन द सेंटेंस। इस वाक्य में जो एरर या जो गलती दी हुई है, जो त्रुटि है, उस त्रुटि को पकड़ने की कोशिश करो। तो बच्चों पकड़ में आ गया होगा कि ही आस्क्ड मी दैट। वाट आ रहा है तो वाट के पहले क्या नहीं आ सकता? दैट नहीं आ सकता, क्योंकि वाट किसका काम कर रहा है? वाट स्वयं कंजंक्शन का काम कर रहा है। समझ में आ रही है? WH वर्ड जो होते हैं बच्चों, WH वर्ड वो स्वयं कंजंक्शन का काम करते हैं। ऐसे में उनके पहले दैट का प्रयोग करना या किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग करना गलत माना जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने जाना कि कैसे बदलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आपने जाना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो HV से शुरू होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है। सेंटेंस चाहे WH वर्ड से शुरू हो चाहे HV से शुरू हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आरवी को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा, कभी कभी इंक्वायर्ड में बदलना पड़ेगा। और अगर सेंटेंस HV से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर पहले से ही और आ रहा है तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब कंजंक्शन के रूप में आपको केवल वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा, इफ का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको अंतिम बात ये बताएगी कि WH वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो अलग से कोई कंजंक्शन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WH वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम करता है। और सहायक क्रिया जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते समय उस सहायक क्रिया को उठा करके कर्ता के बाद रख दिया जाता है, सारे चिन्ह हटा दिए जाते हैं और वाक्य के अंत में केवल फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज की बात यही समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।